अकॉर्डिंग टू सिलेबस व्याधि विज्ञानम का पहला पॉइंट व्याधि की परिभाषा, पर्याय एवं वर्गीकरण। दूसरा पॉइंट आयुर्वेद में व्याधि नामकरण के मापदंड। तीसरा पॉइंट बीज, बीजभाग एवं बीजभाग अवयव दृष्टि। चौथा और पांचवा मॉडर्न का है। छठा पॉइंट सामान्य एवं नानात्मक विकार, निदानार्थकर व्याधि, हेतु संकर, लिंग संकर, व्याधि संकर, व्याधि अवस्था। सातवां पॉइंट धातु, उपधातु, मल और इंद्रिय प्रदोषज विकार। आठवां पॉइंट अष्ट महागद्य की अवधारणा। नौवां पॉइंट अष्ट निंदित का परिचय। 10वां पॉइंट व्याधि क्षमत्व की परिभाषा एवं वर्गीकरण। और 11वां पॉइंट ओजस, ओजो दोष या विकृति के प्रकार, ओजो विस्त्रंसन, ओजो व्यापद और ओज क्षय और इसकी व्याधियाँ। और एक और बात, चौथा और पांचवा मॉडर्न का पॉइंट है, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। पहला पॉइंट व्याधि की परिभाषा, पर्याय एवं वर्गीकरण। व्याधि की परिभाषा विविधम दुःखमा दधातिथि व्याधि। आचार्य चक्रपाणी अनुसार शरीर एवं मन में विविध प्रकार के दुखों को उत्पन्न करने वाले को व्याधि कहते हैं। व्याधि के पर्याय विकार, रोग, यक्षमा, ज्वर आदि। व्याधि का वर्गीकरण एक भेद से व्याधि दो प्रकार का होता है। पहला रुग सामान्यात, दूसरा कर्मज व्याधि। द्विविध भेद से व्याधि 9 प्रकार के होते हैं। पहला प्रभाव भेद से साध्य असाध्य, दूसरा बल भेद से मृदु और दारुण, तीसरा अधिष्ठान भेद से मनोधिष्ठान शरीराधिष्ठान, चौथा निमित्त भेद से स्वधातु वैषम्य आगंतुक, पांचवा आशय भेद से अमाशयो तत्थ पक्वाशयो तत्थ, छठा हेतु के आधार पर आगंतुज रोग निज रोग, सातवां दोषा अनुसार सामान्यज नानात्मज, आठवां क्रिया भेद से शस्त्र साध्य स्नेह आदि क्रिया साध्य, और नौवां ऋतुकालिक अवस्था के आधार पर प्राकृत रोग वैकृत रोग। त्रिविध भेद से व्याधि, त्रिविध भेद से व्याधि 5 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार कारण भेद से, दूसरा प्रकार मार्ग भेद से, तीसरा प्रकार दोष भेद से, चौथा प्रकार सुश्रुत उक्त वर्गीकरण भेद से और पांचवा प्रकार अवस्था भेद से। पहला कारण भेद से निज आगंतुज मानस, दूसरा मार्ग भेद से सखाश्रित रोग, कोष्ठ आश्रित रोग, मर्म अस्थिगत रोग, तीसरा दोष भेद से आग्नेय सौम्य वायव्य, चौथा सुश्रुत उक्त वर्गीकरण भेद से पहला आध्यात्मिक, दूसरा आदि दैविक, तीसरा आदि भौतिक, पांचवा अवस्था भेद से पहला प्रत्यय उत्पन्न कर्मज, दूसरा पूर्वज कर्मज, तीसरा परकृत्य कर्मज, पहला दोषज, दूसरा कर्मज, तीसरा दोषज कर्मज, पहला दृष्टि कर्मज, दूसरा अदृष्ट कर्मज, तीसरा उभयात्मक। 4 भेद से 2 प्रकार से होते हैं। निदान भेद से आगंतुज व्याधि, शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, स्वाभाविक व्याधि। साध्य असाध्यता के आधार पर सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य, असाध्य। सप्तविध व्याधि भेद, बाग्भट्ट अनुसार सप्तविध भेद: सहज व्याधि, गर्भज व्याधि, जातज व्याधि, कालज व्याधि। पीड़ाजन्य व्याधि, प्रभावज व्याधि, स्वभावज व्याधि। सुश्रुत अनुसार सप्तविध भेद: आदि बल प्रवृत्ति रोग, जन्म बल प्रवृत्ति रोग, दोष बल प्रवृत्ति रोग, काल बल प्रवृत्ति रोग, दैवी बल प्रवृत्ति रोग, स्वभाव बल प्रवृत्ति रोग, संघात बल प्रवृत्ति रोग। दूसरा पॉइंट आयुर्वेद में व्याधि नामकरण के मापदंड। रोगों के नामकरण में हेतु का निदान के आधार पर रोगों का नामकरण। इसमें रोग के नाम से उनको उत्पन्न करने वाले निदान विशेष का ज्ञान भी होता है, जैसे कृमिज, हृदय रोग, मूत्रकृच्छ आदि। ख स्थान अधिष्ठान के आधार पर रोगों के नामकरण, जैसे हृदय रोग, प्लीहोदय रोग, उदर रोग, शिरोरोग आदि। इन रोगों के नामकरण में उत्पत्ति स्थान का महत्व प्रतिपादित होता है तथा स्थान विशेष के परीक्षण से रोगों का निदान होता है। ग दुष्य के आधार पर नामकरण। कतिपय रोगों का नामकरण उनके विशेष दुष्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे वात रक्त, रक्तज गुल्म, मेदो रोग आदि। घ वर्ण के आधार पर रोगों का नामकरण। रोग के लक्षण स्वरूप रोगी में उत्पन्न वर्ण विशेष के आधार पर भी रोगों का नामकरण किया जाता है,
जैसे पांडु, नीलमेघ, कालमेघ आदि। अंग रोग की आकृति विशेष के आधार पर रोगों का नामकरण। कुछ रोगों का नामकरण उनकी आकृति व आकार प्रकार के आधार पर किया जाता है, जैसे मसूरिका, इंद्रलुप्त, विसर्प आदि। रोगमार्ग या रोगगति के आधार पर रोगों का नामकरण। कुछ रोगों का नामकरण उनके रोगमार्ग तथा गति के आधार पर किया जाता है, जैसे बाह्य अभ्यंतर विद्राधि, उदरवग, अधोग, रक्तपित्त आदि। प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर रोगों का नामकरण। अधिकतर रोगों का नामकरण उनके प्रत्यात्म लक्षण के आधार पर किया जाता है, जैसे ज्वर, श्वास, कास आदि। नोट्स। इस प्रकार से आयुर्वेद में रोगों का नामकरण अनेक प्रकार से कर दिया गया है। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं कि सब रोगों का नामकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि वही दोष कारण विशेष से कुपित होकर भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तीसरा पॉइंट, बीज, बीज भाग एवं बीज भाग अवयव दृष्टि। बीज, बीज भाग एवं बीज भाग अवयव दृष्टि से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। बीज। मानव शरीर के परिप्रेक्ष्य में बीज का अभिप्राय शुक्र व शोणित से होता है। आयुर्वेद के अनुसार शुक्र पुंन बीज है तथा शोणित स्त्री बीज है। इन दोनों के संयोग से ही गर्भ स्वरूप में मानव शरीर की उत्पत्ति होती है। बीज भाग। बीज भाग का अर्थ बीज में स्थित भाग, जिससे नवीन संतान में किसी अंग विशेष की रचना होती है। ऐसे अनेक बीज भागों के मिलने से संपूर्ण बीज बना होता है। बीज अर्थात शुक्र एवं शोणित के गुणसूत्रों को बीज भाग माना जा सकता है। नोट्स। गुणसूत्र डीएनए का एक अंश होता है तथा इन्हें बंधित करने वाली प्रोटीन भी क्रोमोसोम में समाहित है। बीज भाग अवयव। बीज के विभिन्न भागों में से प्रत्येक भाग में अनेक अवयव निहित होते हैं। इन बीज भागों में से किसी एक अवयव को बीज भाग अवयव कहा जाता है। क्रोमोसोम की विशेष अंश को जीन कहते हैं। जीन वंश गति की इकाई होती है, अतः इसे बीज भाग अवयव कहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बीज, बीज भाग एवं बीज भाग अवयव दृष्टि। पहला, बीज दृष्टि। विकृत अंग वाली संतानें होती हैं। आचार्य चरक मतानुसार गर्भ की आकृति, वर्ण तथा इंद्रियों को विकृत करने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला, बीज, माता अथवा पिता के बीज में विकृति उत्पन्न होना। दूसरा, आशय अर्थात माता की गर्भाशय में विकृति उत्पन्न होना। तीसरा, माता के द्वारा ग्रहण किया गया दुष्ट आहार से। चौथा, आत्मा कर्म दोष अर्थात पूर्व देह द्वारा किए गए अशुभ कर्मों के कारण विकृति उत्पन्न होना। पांचवा, काल की विकृति। अतः इस प्रकार से गर्भ की विकृति में प्रधान कारण बीज दृष्टि ही है। बीज भाग तथा बीज भाग अवयव दृष्टि। शरीर के जिस जिस अवयव के बीज में या बीज भाग में प्रकोपित दोषों द्वारा विकृति उत्पन्न होती है, उन बीजों या बीज भागों से उत्पन्न होने वाले अवयवों में विकृति युक्त संतान की उत्पत्ति होती है। इस तथ्य को आचार्य चरक ने निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है, जैसे पहला, जब किसी स्त्री के शोणित व गर्भाशय का बीज भाग विकृत होता है तो वह विकृत गर्भाशय युक्त अर्थात बंध्या संतान को उत्पन्न करती है। दूसरा, जब किसी स्त्री के शोणित का गर्भाशय बीज भाग अवयव दूषित होता है तो वह पुति प्रजा को उत्पन्न करती है। तीसरा, जब किसी स्त्री के गर्भाशय बीज भाग अवयव के किसी एक देश की विकृति हो तो वह महिला स्त्री आकृति वाली परंतु स्त्री से भिन्न वार्ता संतान को उत्पन्न करती है। इसी प्रकार पुरुष के दोष के संबंध में चरक संहिता में निम्न वर्णन है। पहला, पुरुष के बीज भाग में दुष्टि होने से बंध्य संतान की उत्पत्ति होती है। दूसरा, बीज भाग अवयव की विकृति से पुति प्रज संतान की उत्पत्ति होती है। तीसरा, बीज भाग अवयव के पुरुषकर भाव की उत्पत्ति करने वाले एक देश में विकृति होने से वह पुरुष आकृति वाले परंतु पुरुष से भिन्न त्रेनु पुत्रिका नामक संतान को उत्पन्न करता है। अगर संक्षिप्त में बात करें तो बीज दुष्टि से विकृत अंग वाली संतानें होती हैं। बीज भाग में दुष्टि से
बंध्या अथवा बंध्य नामक संतान को उत्पन्न करते हैं। बीज भाग अवयव दुष्टि में पुति प्रजा अथवा पुति प्रज नामक संतान को उत्पन्न करते हैं। बीज भाग अवयव दुष्टि व स्त्री बीजकर भाव अथवा पुरुष बीजकर भाव में दुष्टि से वार्ता अथवा त्रिनुपुत्रिक नामक संतान को उत्पन्न करते हैं। छठा पॉइंट, सामान्यज एवं नानात्मज विकार, निदानार्थकर व्याधि, हेतु संकर, लिंग संकर, व्याधि संकर, व्याधि अवस्था। सामान्यज और नानात्मज विकार। सामान्यज विकार वे रोग जो वात पित्त कफ में से किसी एक दोष, दो दोषों या तीनों दोषों के सन्निपात से उत्पन्न होते हैं, वे सामान्य रोग कहलाते हैं। जैसे ज्वर में पित्त दोष की प्रधानता होते हुए भी वह वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, द्वंद्वज एवं आगंतुज भेद से 8 प्रकार का होता है। वही ज्वर निज एवं आगंतुज भेद से 2 प्रकार का होता है। आचार्य चरक ने 47 प्रकार के सामान्य रोग बताए हैं। ननात्मज विकार, जो रोग अपने से अर्थात आत्मा से उत्पन्न होते हैं वे आत्मज कहलाते हैं। जो आत्मज नहीं होते वे अनआत्मज होते हैं, तथा जो रोग अनआत्मज भी नहीं होते वे नानात्मज अर्थात आत्मज होते हैं। आचार्यों द्वारा आत्मज न कहकर नानात्मज कहने का तात्पर्य केवल इन रोगों की एक दोषु उत्पत्ति को महत्व देना है, अर्थात ये रोग मात्र किसी एक दोष से ही उत्पन्न होते हैं, अन्य दोष से उत्पन्न नहीं हो सकते। आचार्य चरक ने 70 प्रकार के वात नानात्मज रोग, 40 प्रकार के पित्त नानात्मज रोग, 20 प्रकार के श्लेष्मा नानात्मज रोगों का उल्लेख किया है। वातज नानात्मज रोग, पहला नखवेद, दूसरा विपादिका, तीसरा पादसूल, चौथा पादभ्रंश आदि। वातज विकार के लक्षण, पहला भ्रंश, दूसरा सूल, तीसरा अरुण वर्ण, चौथा व्यथा आदि। दूसरा पित्तज नानात्मज रोग, पहला दाह, दूसरा रक्त पित्त, तीसरा रक्तकोट, चौथा रक्त विस्फोट आदि। पित्तज नानात्मज के लक्षण, पहला पाक, दूसरा स्वेद, तीसरा कांडु, चौथा दाह आदि। तीसरा कफज नानात्मज रोग, पहला गुरु गात्रता, दूसरा आलस्य, तीसरा मुख माधुर्य, चौथा निद्राधिक्य आदि। कफज नानात्मज के लक्षण, पहला कांडु, दूसरा गौरव, तीसरा स्नेह, चौथा क्लेद आदि। निदानार्थकर व्याधि, निदान की अर्थ अर्थार्थ रोगों उत्पत्ति करने वाले रोग निदानार्थकर रोग कहलाते हैं। रोगों उत्पादक हेतु को निदान कहते हैं और जब एक दूसरे रोग को उत्पन्न करता है तो वह उस रोग के लिए हेतु अर्थात निदान का कार्य करने से निदानार्थकर रोग कहलाता है। उदाहरण, ज्वर के संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति होती है तथा रक्त पित्त से ज्वर की उत्पत्ति होती है। दोनों से शोष की उत्पत्ति होती है। ये शोष के लिए निदानार्थकर है। पिलहा के बढ़ जाने पर वह उदर रोग को उत्पन्न करती है तथा उदर रोग से शोथ उत्पन्न होता है। निदानार्थकर रोग भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला एकार्थकारी रोग, जब एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके स्वयं शांत हो जाए तो उसे एकार्थकारी रोग कहते हैं। जैसे पांडु रोगी के द्वारा अत्यधिक पित्त प्रकोपक आहार के सेवन से कामला रोग की उत्पत्ति होना। दूसरा उभयार्थकारी रोग, जब कोई रोगी अन्य रोग को उत्पन्न करे परंतु स्वयं शांत ना होकर स्वतंत्र से भी विद्यमान रहे तो वह 2 अर्शों को करने वाला होने से उभयार्थकारी रोग कहलाता है। जैसे अर्श के शांत हुए बिना ही गुल्म रोग की उत्पत्ति होना आदि। हेतु संकर, हेतु का अर्थ है रोगों उत्पादक कारण। जब अनेक कारण किसी एक रोग को उत्पन्न करते हैं या अनेक रोगों की उत्पत्ति अनेक हेतुओं द्वारा होती है तो इस स्थिति को हेतु संकर कहते हैं। व्याधियों तथा हेतु में पृथकता होने पर भी आचार्य चरक ने मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्याधि हेतु को रोग उत्पादक माना है।
पहला अनेक रोगों का एक कारण होता है, दूसरा एक रोग का एक कारण होता है, तीसरा एक रोग के अनेक कारण होते हैं, चौथा अनेक रोगों के अनेक कारण होते हैं। इस प्रकार देश काल आदि के अनुसार अनेक हेतुओं के मिश्रित से एक ही रोग की उत्पत्ति होना अथवा अनेक रोगों का उत्पन्न होना हेतु संकर कहलाता है। लिंग संकर आचार्य चरक अनुसार पहला अनेक रोगों का एक लक्षण होता है, दूसरा एक रोग का एक लक्षण होता है, तीसरा एक रोग के अनेक लक्षण होते हैं, चौथा अनेक रोगों के अनेक लक्षण होते हैं। इस प्रकार एक ही व्याधि में अनेक लक्षणों का मिलना या अनेक रोगों में लक्षणों का मिश्रित रूप में विद्यमान रहना ही लिंग संकर कहलाता है। व्याधि संकर जब दो या दो से अधिक व्याधियां साथ में मिल जाती हैं तो वह व्याधि संकर की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। यह अवस्था दुष्चिकित्सा है, अतः इनकी विशिष्ट चिकित्सा करनी चाहिए। जैसे प्रतिशयाय स्वयं शांत न हो अपितु साथ में काश व राज्यक्षमा की स्थिति को उत्पन्न कर दे तो इनके संयोग को व्याधि संकर कहा जाता है। व्याधि अवस्था व्याधि की अवधि में कई कारकों के कारण अलग अलग चरण दिखाई देते हैं और इन्हें व्याधि अवस्था कहा जाता है। किसी भी व्याधि में होने वाले परिवर्तन से अलग अलग व्याधि अवस्था उत्पन्न होते हैं, जो वास्तव में इस व्याधि में 5 घटक कारकों में होती हैं, जो कि दोष, दुष्य, अग्निमांद, आम और स्रोतो वैगुण्य हैं। दोषों में परिवर्तन के कारण होने वाले चरण, पहला षड्क्रिया काल, दूसरा वेग अवस्था और अवेग अवस्था, तीसरा दोषपाक अवस्था। दुष्यों में परिवर्तन के कारण होने वाले चरण, पहला धातुपाक, दूसरा धातुगत अवस्था, तीसरा जीर्ण अवस्था, चौथा गंभीर अवस्था। 7वां पॉइंट धातु उपधातु मल और इंद्रिय प्रदोषज विकार। धातु प्रदोषज विकार धातु, पहला रस धातु प्रदोषज विकार पांडु क्लैब्य आदि, दूसरा रक्त धातु रक्त पित्त कामला आदि, तीसरा मांस धातु अर्बुद ग्रंथि आदि, चौथा मेद अष्टनिंदित रोग प्रमेह के पूर्व रूप आदि, पांचवा अस्थि अस्थिशूल अध्य अस्थि अधिदंत आदि, छठा मज्जा भ्रम मूर्छा आदि, सातवां शुक्र क्लैब्य अहर्षणम आदि। उपधातु प्रदोषज विकार स्नायु शिरा कंडरा प्रदोषज विकार वातादि दोषों द्वारा दूषित शिराएं कंडराएं व स्नायु शरीर को कष्ट देती हुई निम्न विकारों को उत्पन्न कर सकती हैं। पहला जकड़ाहट, दूसरा संकोचन, तीसरा खलल्ली, चौथा ग्रंथि, पांचवा स्फुरन और छठा सुप्तता। मल प्रदोषज विकार प्रकोपित वातादि दोष मलों का आश्रय कर निम्न रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। पहला मल का शोषण, दूसरा मलों को दूषित कर उनकी गंध वर्ण को विकृत करना, तीसरा मलों की अति प्रवृत्ति करना, चौथा मल भेद, पांचवा मल सड़ंग उत्पन्न करना आदि। इंद्रियों प्रदोषज विकार प्रकोपित हुए वातादि दोष इंद्रियों के आश्रित हो निम्न विकारों को उत्पन्न कर सकते हैं। पहला इंद्रियों उपघात, इंद्रियों की शक्ति का नाश, दूसरा इंद्रियों उपताप, इंद्रियों में विकार उत्पन्न करना। 8वां पॉइंट अष्ट महागध की अवधारणा। जो रोग मारक स्वभाव वाले होते हैं वे चिकित्सात्मक दृष्टि से भी असाध्य होते हैं, उन्हें महारोग कहा जाता है। इस प्रकार रोगों के मारक व असाध्य स्वभाव के कारण विभिन्न संहिताओं में 8 प्रकार के महागधों का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता अनुसार वात व्याधि, अपस्मार, कुष्ठ, सोफ, उदर रोग, गुल्म, मधुमेह, राज्य क्षमा। सुश्रुत संहिता अनुसार वात व्याधि, प्रमेह, कुष्ठ, अर्श, भग अंदर, असमरी, मुंड गर्भ, उदर रोग। अष्टांग हृदय अनुसार वात व्याधि, असमरी, कुष्ठ, प्रमेह, उदर रोग, भग अंदर, अर्श, ग्रहणी। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये 8 प्रकार के महागध स्वभाव से ही दुष्चिकित्सक होते हैं, परंतु जब ये उपद्रव से युक्त हो जाते हैं तो सिद्धि चाहने वाले को इनकी चिकित्सा विशेषकर नहीं करनी चाहिए। ये उपद्रव इस प्रकार है: तृष्णा, ज्वर, मांस क्षय, मूर्छा, अतिसार आदि। 9वां पॉइंट अष्ट निंदित पुरुष का परिचय। आचार्य चरक ने 8 प्रकार के निंदित शरीर वाले पुरुषों का वर्णन सूत स्थान में किया है। चिकित्सा के संदर्भ में तथा शारीरिक बनावट की दृष्टि से 8 पुरुष निंदित बताए गए हैं। पहला अति दीर्घ। चिकित्सा की दृष्टि से यह विशेष रूप से निंदित नहीं है, किंतु लोक दृष्टि से असुंदर होता है। शरीर के अधिक बड़े होने में वायु का महत्व रहता है।
इसलिए इसे वातल्य पुरुष भी कहा जा सकता है। दूसरा, अति हश्व, शरीर के अनुसार यह भी असुंदर होता है। इसके मानसिक तथा शारीरिक केंद्र पूर्ण विकसित नहीं रहते। इस प्रकार के मनुष्य प्राय मंद अग्नि से पीड़ित रहते हैं, अतः इसे निंदित माना गया है। तीसरा, अतिलोम। अतिलोम का तात्पर्य बड़े मोटे एवं एक लोमकूप में अनेक रोमों के होने से है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभ्यंग परिसेक करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है। रोम के अधिक होने से इन दोनों कार्यों में बाधा होती है, अतः निंदित माना गया है। चौथा, अलोम। लोम ना होने या कम होने पर लोमकूपों की संख्या भी तदा अनुसार अल्प होती है, अतएव स्वेदादि मल पूरा निष्कासन न होने से निंदनीय है। पांचवा, अति कृष्ण। इस प्रकार के व्यक्तियों में मेलानिन पिगमेंट की अधिकता होती है, अतएव ये निंदनीय हैं। छठा, अति गौर्य। देखने में यह असुंदर होते हैं। इनके शरीर में पित्त प्रधानता होती है। सदा चिकित्सा करते समय शीत वीर्य औषधियों का ही प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इन्हें निंदित माना गया है। नोट्स। उपर्युक्त 6 मनुष्य जो रचना के अनुसार निंदित हैं, उस पर आचार्यों ने विशेष विवेचन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि चिकित्सा में ये विशेष निंदित नहीं है, पर इनकी आकृति देखने में निंदित है। सातवां, आठवां, अति कृश, अति स्थूल, ये दोनों चिकित्सा की दृष्टि से अत्यंत निंदित हैं। अति कृशता के कारण: पहला, रुक्ष अन्यपान का सेवन। दूसरा, अत्यधिक लंघन। तीसरा, शोक। चौथा, रुक्ष द्रव्यों के उपटन का प्रयोग। पांचवा, अत्यधिक श्रम का कार्य करना आदि। अति कृशता के लक्षण: पहला, कृश व्यक्तियों के नितंब उदर व ग्रीवा सूख जाते हैं तथा उन पर मांस दिखाई नहीं देता। दूसरा, शरीर पर धमनियों का जाल प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई पड़ता है। तीसरा, शरीर में त्वचा और हड्डियां मात्र शेष दिखलाई पड़ती हैं। चौथा, संधियां स्थूल होती हैं आदि। अति स्थूलता के कारण: अत्यधिक भोजन, व्यायाम न करना, दिन में सोना, किसी प्रकार की चिंता न करना आदि। अति स्थूल पुरुष के दोष: निम्नलिखित 8 दोषों के उत्पन्न होने से अति स्थूल पुरुष को निंदनीय माना गया है। आयु का क्षीण होना, उत्साह हानि, मैथुन कर्म में कठिनाई, बल हानि का अनुभव, शरीर से दुर्गंध आना, अत्यधिक मात्रा में स्वेद प्रवृत्ति, अत्यधिक भूख लगना, प्यास का अधिक लगना। 10वां पॉइंट, व्याधि क्षमत्व की परिभाषा एवं वर्गीकरण। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि क्षमत्व कहा जाता है। व्याधि क्षमत्व को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में ह्यूमिनिटी कहते हैं। आचार्य चरक मतानुसार अहितकर आहार का सेवन करने वाले पुरुषों में दोष सदैव रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि सभी दोष अपत्य आहार तुल्य दोष वाले नहीं होते। सभी दोष भी सामान्य बल वाले नहीं हैं तथा सभी शरीर भी सामान्य रूप से व्याधि क्षमत्व में समर्थ नहीं हैं। आचार्य चक्रपाणि ने व्याधि क्षमत्व के 2 भेद दिए हैं। पहला, व्याधि बल विरोधी। इसे युक्तिकृत बल भी कहा गया है, जो व्यायाम, पौष्टिक आहार आदि से उत्पन्न होते हैं। दूसरा, व्याधि उत्पाद प्रतिबंधक। यह व्याधि को उत्पन्न नहीं होने देती। इसे सहज बल कहते हैं। यह जन्मजात मिलती है। व्याधि क्षमत्व को प्रभावित करने वाले कारक: पहला, देश। दूसरा, काल। तीसरा, संयोग। चौथा, वीर्य और पांचवा, प्रमाण। 11, ओजस। ओजो दोष या विकृति के प्रकार, विस्त्रंसन, व्यापद और क्षय और इसकी व्याधियाँ। ओज, शरीर में विद्यमान रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सप्त धातुओं के उत्कृष्ट सारभूत अंश को ओज कहते हैं। ओज को बल भी कहा गया है। शरीर में उपस्थित प्राकृत श्लेष्मा ही वस्तुतः शरीर का बल व ओज है। ओज के भेद: शरीर में विद्यमान ओज 2 प्रकार का होता है। पहला, पर ओज, अष्टबिंदु प्रमाण वाला ओज, जो हृदय में स्थित होता है तथा जिसके नष्ट होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वह पर ओज कहलाता है। दूसरा, अपर ओज, अर्ध अंजलि प्रमाण में जो ओज संपूर्ण शरीर में फैला रहता है, वह अपर ओज कहलाता है। ओज की विकृतियां: आचार्य चरक ने विकृत हुए ओज के निम्न 3 प्रकार से लक्षणों का वर्णन किया है। पहला, ओजो विस्त्रंस। दूसरा, ओजो व्यापत। तीसरा, ओज क्षय।
पहला, ओजोविस्त्रंस। ओज के अपने स्थान से चलायमान होने की प्रक्रिया को ओजोविस्त्रंस कहते हैं। इनके निम्न लक्षण शास्त्र में वर्णित है। पहला, संधियों में विश्लेष होना। दूसरा, गात्र सदन अर्थात शरीर के अंगों में पीड़ा होना। तीसरा, दोष क्षयवन अर्थात दोषों का स्वस्थान से भ्रांश होना। चौथा, क्रिया सन्निरोधश्च अर्थात शारीरिक, मानसिक व वाचिक क्रियाओं का रुक जाना। ओजो व्यापद के लक्षण। स्वस्थान की स्थित ओज का दोषों के द्वारा दूषित होना ही ओजो व्यापद कहलाता है। इसके निम्न लक्षण शास्त्र में वर्णित है। पहला, गुरुगात्रता। दूसरा, ग्लानि। तीसरा, तंद्रा। चौथा, निद्रा। पांचवा, वर्ण में परिवर्तन। छठा, स्तब्ध गात्रता। सातवां, वातजन्य शोफ। ओज क्षय के लक्षण। आचार्य सुश्रुत ने ओज क्षय के निम्न लक्षण वर्णित किए हैं। पहला, मूर्छा। दूसरा, मांस क्षय। तीसरा, मोह। चौथा, प्रलाप और पांचवा, मृत्यु। ओज क्षय से व्याधियां राज्यक्षमा, मधुमेह, पांडु।